गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कंपटीशन बाइट्स। और आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस पैडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और जितने स्टूडेंट सोशल साइंस पैडागोजी जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, प्लीज़ उनके साथ शेयर करो। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक इट। और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियोस आपके लिए बना पाऊँगी। तो अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं एक सेकंड वीडियो भी बनाऊँगी और आपको पेपर से पहले रिविजन भी दे दूँगी सोशल साइंस की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोशल साइंस। देखो इसमें क्या पूछा है कि सोशल साइंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। चार स्टेटमेंट्स दिए आप लोगों को। सोशल साइंस इज़ नॉट कंसर्न्ड विद डाइवर्स कंसर्न्स ऑफ सोसाइटी। मतलब जितनी भी सोसाइटी के कंसर्न्स हैं, जितनी भी इश्यूज सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल साइंस को उससे कोई मतलब नहीं है। सेकंड में कह रहा है सोशल साइंस डज नॉट एम्फोसिस ऑन होमोजेनिटी। तो सोशल साइंस जो है होमोजेनिटी मतलब समरूपता, एक जैसा होना, इसके ऊपर एम्फोसाइज या इंपॉर्टेंस नहीं देती। थर्ड में कह रहे हैं सोशल साइंस जो है वो एक सब्जेक्टिविस्ट डिसिप्लिन है। एक सब्जेक्टिविस्ट जो है एक सब्जेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन में कह रहे हैं सोशल साइंस लेज द फाउंडेशन फॉर एनालिटिकल एंड क्रिएटिव माइंडसेट। मतलब सोशल साइंस जो है वो नींव रखता है विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानसिकता की, कि आपका जो माइंडसेट है वो बहुत क्रिएटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है सोशल साइंस के बारे में? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कि सोशल साइंस जो है वो फाउंडेशन ले करता है एक अच्छे माइंडसेट की। ठीक है, जैसे आप लोग सबसे पहले समझ लो कि सोशल साइंस के अंदर कितने सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। सोशल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं सिविक्स, राइट, हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, देन हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोग पढ़ते हो हिस्ट्री, और उसके बाद हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी पढ़ाया जाता है, और पहले पढ़ाया जाता था डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो कि अब डिलीट हो चुका है। हिस्ट्री के अंदर आपको वॉर्स और बैटल्स पढ़ाए जाते हैं। सिविक्स के अंदर आपको ये बताया जाता है कि हमारी कंट्री का लॉ क्या है, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी कंट्री का संविधान क्या है, उसमें क्या लिखा है, आपकी क्या रूल्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लॉज हैं। और जोग्राफी में आपको पढ़ाते हैं अर्थ, जहाँ आप रहते हो कैसे बना है, चेंज ऑफ सीजन्स, मानसून्स, वेदर, क्रॉप्स, ये सब पढ़ाते हैं जोग्राफी में। और इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जहाँ पे आपको पैसे का लेन देन, डेवलपमेंट बताई जाती है कि कंट्री की कितनी जीडीपी है, कंट्री कैसे डेवलप कर रही है, कैसे आप नेशनल इनकम देख सकते हो, कैसे आप पर कैपिटा इनकम देख सकते हो, क्या हमारे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, कैसे हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है, कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। तो ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं। तो सोशल साइंस जो है वो हमारा माइंडसेट चेंज करती है और फाउंडेशन ले करती है एनालिटिकल और क्रिएटिव माइंडसेट की। आई होप आपको ऑप्शन जो है क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा आप नहीं जानते, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप मार्क कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट्स इनकलकेट मेनी वैल्यूज सच एज। अब जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो आई मेक श्योर कि आपको सोशल साइंस पैडागोजी से एक दिन पहले पूरी रिवीजन कराई जाएगी सोशल साइंस की। इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, डिग्निटी एंड हार्मनी। तो सब्जेक्ट के अंदर, इस विषय के अंदर कौन कौन से मान या वैल्यूज़ शामिल की गई है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, गरिमा और सद्भावना, या सभी? तो आपने देखा सिविक्स के अंदर सभी वैल्यूज़ डिस्कस होती है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज एनी ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि पैडागोजी, अब देख लेते हैं पैडागोजी जो आप पढ़ते हो, पैडागोजी का मतलब क्या होता है। पैडागोजी रिलेटेड है टीचिंग से। पैडागोजी को हम कहते हैं मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग, साइंस ऑफ टीचिंग या प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। तो पैडागोजी वर्ड जहाँ मिलेगा उसका मतलब है टीचिंग से रिलेटेड है। और सोशल साइंस एक वास्ट एरिया कवर करता है, जहाँ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो। ठीक है, अब पैडागोजी जो है क्या मतलब है उसका? गाइडिंग स्टूडेंट्स, एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स या लर्निंग प्रोसेस। तो पैडागोजी से क्या मतलब है? टीचिंग मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ सोशल साइंस अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट।
अब जो टीचिंग और लर्निंग है सोशल साइंस की, वो क्या इंटीग्रेट करती है, क्या एकजुट करती है? कंसर्न्स पर्टेनिंग टू एनवायरनमेंट, मतलब हमें एनवायरनमेंट के बारे में समझाती है और उसके कंसर्न्स के बारे में समझाती है। पीस ओरिएंटेड वैल्यूज़, देखो जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, पीस ओरिएंटेड वैल्यूज़ आप सिविक्स में सीखते हो, पॉल साइंस में। जेंडर रिलेटेड भी सिविक्स में सीखते हो। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स और माइनॉरिटीज़ के बारे में भी आप सिविक्स में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये सभी जो पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं, ये सभी जो टीचिंग और लर्निंग है सोशल साइंस की, वो इंटीग्रेट करती है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एज पार्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 एंड NFGTSS 2005 pedagogical process of social science proposes an। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 और NFGTSS के अकॉर्डिंग जो पेडागोजिकल प्रोसेस है सोशल साइंस का, वो क्या प्रपोज करता है? एपिस्टेमोलॉजिकल शिफ्ट। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है नॉलेज। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है, तो वो है नॉलेज, ठीक। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल शिफ्ट, इम्प्रैक्टिकल शिफ्ट, व्यवहारिक बदलाव, अव्यवहारिक बदलाव या सभी। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो पैडागोजिकल प्रोसेस है सोशल साइंस का, वो क्या प्रपोज करता है? वो बताता है एपिस्टेमोलॉजिकल शिफ्ट, मतलब जो टीचिंग है सोशल साइंस की वो हमें नॉलेज देती है, राइट। आप ऑलरेडी देख चुके हो कि कितनी नॉलेज दे रहा है, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। तो एपिस्टेमोलॉजिकल शिफ्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल साइंस ड्रॉज इट्स सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम। तो सोशल साइंस अपने सब्जेक्ट मैटर की जो इम्पोर्टेंस है वो कहाँ से जो है लेती है? हिस्ट्री से, रिलीजन से, सोशियोलॉजी से, या सभी इसमें इंक्लूडेड है? इतिहास, धर्म, समाजशास्त्र या सभी? तो देखो जो सोशल साइंस है वो अपना सब्जेक्ट मैटर कहाँ से लेती है? सभी पार्ट से, हिस्ट्री, रिलीजन एंड सोशियोलॉजी। हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, रिलीजन भी, सोशियोलॉजी भी। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ सोशल साइंस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स सच एज। अभी हमने पढ़ा कि सोशल साइंस एक वाइड एरिया है जिसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस कवर होती है। यही क्वेश्चन है कि डोमेन ऑफ सोशल साइंस किस सब्जेक्ट से जो है बना हुआ है? ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास यानी हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड इकोनॉमिक्स यानी राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, या सिर्फ ए और सी ऑप्शन, या सिर्फ ABC। तो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ई, मतलब सभी इंक्लूडेड है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड। तो इकोनॉमिक्स की स्टडी में क्या पढ़ाया जाता है? राइट्स एंड ड्यूटीज़, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, या पास्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो आपको क्या पढ़ाया जाता है? इकोनॉमिक्स मतलब आपका अर्थशास्त्र, जिसमें आपको कंट्री की डेवलपमेंट और क्या रूल्स होते हैं, कैसे GDP देखते हैं, और ये सब आपको पढ़ाया जाता है। कैसे गुड्स बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, कौन कौन सी कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, किसकी कितनी इनकम होती है, कैसे इनकम को मेजर करते हैं, ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाता है ऑप्शन B, यानी प्रोडक्ट्स का बनना और उनकी मैन्युफैक्चरिंग, यानी सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ सिविक्स इंक्लूड। देखो सिविक्स में क्या पढ़ाते हैं? राइट्स एंड ड्यूटीज़, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग, पास्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, या प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। सी सिविक्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है? राइट्स एंड ड्यूटीज़। सिविक्स में आपको पढ़ाया जाता है कि क्या आपकी फंडामेंटल राइट है और क्या आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और अगर वो ड्यूटीज़ वायलेट होती हैं, कोई फॉलो नहीं करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हो और आप जो है कंप्लेन कर सकते हो और आप केस कर सकते हो। तो सिविक्स में ये पढ़ाया जाता है। सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये इकोनॉमिक्स में कवर होता है। और पास्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस कहाँ कवर होता है? आपका हिस्ट्री में, कि किस तरह से हमारा जो ह्यूमंस का पास्ट था, कैसे ह्यूमन बींग्स बने, ठीक है। और जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है ये भी हम डिस्कस करते हैं अपने सोशल साइंस में। तो स्टडी ऑफ सिविक्स इंक्लूड राइट्स एंड ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स भी लिख के दे सकते हैं आपको क्वेश्चन में, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑप्शन में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ जोग्राफी इंक्लूड्स। अब जोग्राफी में क्या पढ़ाया जाता है? जोग्राफी में आपको पढ़ाया जाता है कि कंट्री के बारे में, उसका एरिया कितना है, उसका साइज़ कितना है, उस कंट्री में वेदर कैसा है, मॉनसून कैसा है, प्लस अर्थ कैसे बनी है, सोलर सिस्टम के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जोग्राफी में इंक्लूड होती है, ठीक है, हमारी रिसोर्सेज के बारे में। तो स्टडी ऑफ जोग्राफी क्या इंक्लूड करता है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस रीजन्स इन कंट्रीज, बैटल्स, किंग्स एंड क्वींस, या नन ऑफ दीज। तो जोग्राफी की स्टडी में क्या आता है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस रीजन्स इन कंट्रीज़, मतलब जो वेरियस रीजन्स हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों और देशों के बीच की जो डिपेंडेंसी है, वो हमें जोग्राफी में पढ़ाई जाती है, ठीक। और बैटल्स एंड किंग्स एंड क्वींस के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? हिस्ट्री में, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड्स, तो वहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको और आंसर होगा फिर बैटल्स एंड किंग्स एंड क्वींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हिस्ट्री इज़ टू गिव चिल्ड्रन अ। तो क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चे को हिस्ट्री पढ़ाने का? हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं हम बच्चों को? क्या हम इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चों को हम ये बता सकें कि कौन सा पीरियड जो है कब आया। जैसे आपने पढ़ा है कि एक राजा के जाने के बाद दूसरा जो है पीरियड शुरू हो गया, दूसरी अवधि शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरे राजा आ गए, उस टाइम पे क्या डेवलपमेंट्स हुई, उस राजा ने क्या बनाया। क्या हम ये पढ़ाने के लिए जो है हिस्ट्री पढ़ाते हैं, या मैप्स, एरियाज़ और डेट्स पढ़ाने के लिए, या मॉनसून और वेदर बताने के लिए, या ऑल ऑफ दीज? देखो, ऑप्शन ए में कह रहे हैं डेवलपमेंट बताने के लिए। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि हिस्ट्री आपको इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपको ये पता चल सके। जैसे अगर आप आज ताजमहल देखो तो आपको हिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि हाँ, शाहजहां ने बनवाया है, अपनी वाइफ की मेमोरी में बनवाया है, कितने लोगों को उसने जो है एम्प्लॉय किया था इसको बनाने के लिए, और क्या हिस्ट्री रही है इसके पीछे। तो ये सारी चीज़ें जो है पढ़ाने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। वेरएज मैप्स, एरियाज़ और डेट्स जो है आपको जोग्राफी में कराई जाती है। और ये नहीं है कि आपको मैप सिखाने के लिए सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उससे और बड़ा ऑब्जेक्टिव है हिस्ट्री सिखाने का, राइट। ताकि आप कभी भी कोई ऐतिहासिक चीज़ देखो तो आपको पता हो कि इसके पीछे की कहानी क्या थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चिल्ड्रन आर इंट्रोड्यूस टू वेराइटी ऑफ टीचिंग एड्स इन सोशल साइंस। बच्चों को जो है सोशल साइंस में बहुत सारी वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, मतलब जिस तरह से जो बच्चा समझ पाता है उस तरह से उसे समझाने की कोशिश की जाती है। तो क्या इसमें जो टीचिंग एड्स है वो मैप्स हैं, टाइमलाइंस, या केस स्टडीज़, या फिर ऑल ऑफ दीज? सो सी, क्वेश्चन नंबर 12 में जो वेराइटी ऑफ टीचिंग एड्स जो एक टीचर यूज़ करेगी सोशल साइंस में, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ानी है, अगर आपने कभी कोई वीडियो देखी हो जिसमें आईएएस की प्रिपरेशन करा रहे हो, या कभी टीचर ज्योग्राफी समझा रहा है, तो उनके हाथ में एक ग्लोब होता है जिसके ऊपर वो समझा रहे होते हैं कि ये कंट्री यहाँ है, यहाँ ये होता है, तो उससे बच्चे को बेटर समझ आता है। तो सोशल साइंस में जो टीचिंग एड है वो मैप है, राइट, ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर जो समय सीमा है, जो टाइम लाइन्स है, वो भी आपको पढ़ाई जाती है, किसका कितना ड्यूरेशन रहा है। फिर कुछ केस स्टडीज़ भी होती है आपको इनकरेज करने के लिए कि देखो इस जो राजा की ये कहानी रही है इसके पीछे, ठीक है। और तो आंसर हमें क्या मिलता है कि ए, बी, सी ऑप्शन सभी करेक्ट है, और आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं आपको सही जो है ऑप्शन चूज करना है कि किस रेफरेंस से, किस ऑर्डर में हम एक बच्चे को सोशल साइंस पढ़ाते हैं एलिमेंट्री लेवल पे। फर्स्ट ऑप्शन में कहा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स। सेकंड में कह रहे हैं क्या पहले हिस्ट्री पढ़ाते हैं फिर ज्योग्राफी फिर पॉल साइंस सोशियोलॉजी। सी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सोशियोलॉजी। या डी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, यानी अर्थशास्त्र, सॉरी नागरिक शास्त्र, राइट। तो आपको करेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करना है एलिमेंट्री लेवल के अकॉर्डिंग, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, यानी पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर सिविक्स, और फिर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड इन टीचिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट एड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सहायता के लिए टीचर यूज़ करती है आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हुए, वो क्या है? लेक्चर मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड, वर्क सिलेक्शन, या डिबेट।
अब सी, सोशल साइंस पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है वो है लेक्चर मेथड। अगर मुझे आपको सोशल साइंस पढ़ानी है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, आपको कैसे समझ आएगा, जब मैं आपको लेक्चर दूंगी, राइट। अगर मैं आपको कोई चीज़ दिखा दूँ सिर्फ कि देखो ये बैटल ऐसे हुई थी, तो आपको क्या समझ आएगा, वो लोग युद्ध कर रहे हैं, आप समझ नहीं पाओगे, राइट। अगर मैं आपको एक ऑडियो सुना दूँ तो भी आप नहीं समझ पाओगे प्रॉपरली, या मैं क्लास में एक डिबेट करा दूँ तो भी जो बच्चे हैं वो बहस करते रह जाएंगे और नहीं समझ पाएंगे कि टीचर क्या बताना चाह रही है या बच्चे क्या बोल रहे हैं, राइट। तो इम्पॉर्टेंट एड जो होता है टीचिंग में सोशल स्टडीज़ की, वो हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी लेक्चर मेथड को यूज़ करके टीचर जो है आपको पढ़ाएगी सोशल स्टडीज़। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, According to National Focus Group, according to National Focus Group 2006, teaching of social science is losing popularity। जो सोशल साइंस की पॉपुलैरिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, लोकप्रियता सोशल साइंस की ख़त्म हो रही है, क्यों? फर्स्ट, इट प्रेजेंट सेवरल सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन ह्यूमन वैल्यूज़। मतलब ये क्या करता है कि जो आपको बुक में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे अगर बुक में पढ़ाया गया है कि हमें जैसे आपने पढ़ा हो अगर कि सोशल साइंस में दिया गया है कि डाउरी जो है वो नहीं लेनी, मतलब दहेज जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, लॉ आया है कि जो डाउरी है वो बैन हो गई है, या लॉ बनाया है कि डाउरी आप नहीं ले सकते, बट फिर भी कुछ लोग लेते हैं, है ना। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है और जो हो रहा है, जैसे पढ़ाया जाता है कि ये आपके लॉज हैं, लेकिन वो लॉज आप इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं देखते, असलियत में वो बातें नहीं इम्प्लीमेंट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यही कह रहा है कि जो सेवरल सिचुएशंस हैं आपको जो पढ़ाई जाती है बुक में और असल ज़िंदगी में जो होता है वो डिफरेंट है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, राइट। इसलिए ये पॉपुलैरिटी लूज़ कर रहा है, राइट। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इट लेस टू मच एम्फोसिस अपॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट। मतलब ये सिर्फ साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक जो इम्पोर्टेंस है उसी के ऊपर ही ये बात करता है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो तो हो गया बायोलॉजिकल साइंस या केमिस्ट्री और फिजिक्स जो उसके पार्ट है। तो सोशल साइंस में तो हम साइंस की बात नहीं करते हैं। तो फिर आता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉन यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट। मतलब ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, राइट, वेरेज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सेकंड में कह रहे हैं, इट एनकरेजेस मेनी सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप कवर कर लेते हो, इसलिए टीचिंग ऑफ सोशल साइंस अपनी इंपॉर्टेंस लूज़ कर रहे हैं कि बच्चा सोचता है यार मुझे 4-5 सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो इसका बैठ रहा है वो आपका है ऑप्शन ए, यानी वेरियस सिचुएशंस को ये दिखाता है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन वैल्यूज, संघर्षों की कई स्थितियों को प्रस्तुत करता है सोशल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, एट अपर प्राइमरी स्टेज जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर कैन हेल्प इन द फॉलोइंग। कि अपर प्राइमरी स्टेज में जो सोशल साइंस के दो पार्ट्स हैं, ये जोग्राफी और इकोनॉमिक्स, कैसे हेल्प करेंगे एक साथ। फर्स्ट, डेवलपिंग अ पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, कि हम एक पर्सपेक्टिव अपनी सोच बना पाएंगे एनवायरनमेंट पे, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट पे, कि हाँ मुझे पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट में सपोज आज अगर मैं अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा यूज़ करूँ कि बहुत धुआं हो जाए, तो मुझे पता चल जाएगा हाँ कि मैं पोल्यूशन कर रही हूँ, राइट। तो मुझे नॉलेज हो जाएगी। और रिसोर्सेज यानी कौन सी रिसोर्स मुझे कैसे यूज़ करनी है, जैसे हमें पता है कोल पेट्रोलियम बहुत लिमिटेड है तो हमें कम यूज़ करना है, राइट। तो इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। और डेवलपमेंट मीन्स जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि कंट्री कहाँ कैसे डेवलपमेंट कर रही है, कितनी जीडीपी है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो उसकी भी परसेप्शन, उसका भी जो एक दृष्टिकोण है वो इस बातों पे बन जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग प्लूरैलिटी, ठीक है, बहुलता को समझना, बहुत सारी चीज़ों को समझना। और सी में कह रहे हैं डेवलपिंग नॉलेज ऑफ प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट, या आपको वो ये चाहता है कि आपको प्लेस के बारे में जो है नॉलेज हो जाए, एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज हो जाए। या ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, कि आप रिसोर्स को जो है ऑप्टिमली यूज़ करो, कम यूज़ करो, उतना यूज़ करो जितनी चाहिए। जैसे हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ में नहीं है तो आप उसे बंद कर दो, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर से बनती है और वाटर ऐसी रिसोर्स है अगर वेस्ट हो गई तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। वाटर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो अपर प्राइमरी स्टेज पे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है हमें कैसे हेल्प करती है, एक साइंटिफिक एटीट्यूड बनाने में on issues of environment, resource and development. That is option A.
क्वेश्चन 17 में कह रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंड ऑफ द टेक्स्ट. एंड ऑफ टेक्स्ट मीन्स जब आपकी चैप्टर ख़त्म हो जाता है, एंड ऑफ टेक्स्ट आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आप अपनी कॉपीज़ में करते हो, राइट? तो उसका क्या यूज़ है? टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट सेक्शंस, वो ये बताता है कि हाँ अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है तो भाई ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. क्वेश्चन 2, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस इन देयर ओन वर्ड्स, या फिर स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए कि आप अपने वर्ड्स में इनका आंसर लिखो और ये देखो कि आपने क्या सीखा है चैप्टर से. या थर्ड, ये टीचर को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, कि टीचर को हेल्प मिल जाए उन क्वेश्चन से और वो बच्चों को अच्छे से समझा पाए. या ऑप्शन डी, टू सजेस्ट क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनेशन, या वो इसलिए दिया जाता है कि भाई ये क्वेश्चंस पढ़ लो और यही आने वाले हैं एग्जाम में. तो क्वेश्चन 17 में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज़ एंड ऑफ टेक्स्ट का वो ये है कि बच्चा जो है वो ये समझ ले चैप्टर को पढ़ने के बाद उसको क्या समझ आया, उस चैप्टर का जिस्ट क्या है, और उसे अपने वर्ड्स में लिख पाए. तो आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल्स. अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल साइंस पढ़ाने का? क्या वो ये है कि बच्चे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझाया जाए, या वो ये है कि ये बताया जाए कि आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे वर्क करती है. जैसे इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम पढ़ते हैं कि वी आर डेमोक्रेटिक सिटीजन्स, जहाँ हमें पूरा राइट है कि अगर हम अबव 18 ईयर्स है तो हम वोट कर सकते हैं. अब डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? जहाँ पे आपके पास राइट है कि आप आफ्टर एवरी 5 years यू गो टू पोलिंग बूथ एंड यू डू वोटिंग, राइट? तो हम अपना वोट जो है उसको देते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री को रूल करे, ठीक है. तो आफ्टर एवरी 5 years एज यू नो कि इलेक्शंस होते हैं एंड वी जनरली इलेक्ट अ प्राइम मिनिस्टर जो हमारी कंट्री को रूल करते हैं, तो हम कह सकते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए एंड बी. यानी सोशल साइंस इसलिए पढ़ाई जाती है तो ताकि बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन समझाया जा सके और उसे ये बताया जा सके कि डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है. तो आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वाइल कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ इन क्लास टीचर में इंक्लूड. तो जब टीचर क्लास में कोई एक्टिविटी कंडक्ट कराती है, क्या वो ये करती है कि जो चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, मतलब जो ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर स्पेशली आपको ध्यान देना है, किसी भी रूप में हैंडीकैप्ड है, उनको इंक्लूड करेगी या उनको अवॉइड कर देगी, या सिर्फ एबल्ड चिल्ड्रन यानी जो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, हेल्दी है, उन्हीं बच्चों को लेगी, या नन ऑफ दीज? तो टीचर जब कोई एक्टिविटी कराती है तो टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या टीचर का क्या कर्तव्य बनता है कि टीचर को जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन हैं उनको भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए. सो आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स ऑफ द लर्नर्स. तो सीखने वाले अपेक्षित सीखने के परिणाम क्या है? आइडेंटिफाई वेराइटी ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज. तो क्या लर्निंग आउटकम्स आप लोग चाहोगे कि क्या ये चाहोगे आप सोशल साइंस पढ़ने से कि हाँ मैं वेराइटी ऑफ जो जितने भी ऐतिहासिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसे पहचान पाऊँ, या इंटरप्रेट सोर्स इन देयर ओन लैंग्वेज, या जो भाषा के जो स्तोत्र है उनकी मैं व्याख्या लिख पाऊँ, उनकी जो सोर्स है लैंग्वेज के वो बता पाऊँ, या ऑप्शन 3 इवेल्युएट द सोर्सेज यूज्ड, या मैं मूल्यांकन कर पाऊँ, या ऑप्शन 4 रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग वैरायटी ऑफ सोर्सेज, या फिर मैं जो है रिकॉग्नाइज कर पाऊँ इम्पॉर्टेंस जो वैरायटी ऑफ सोर्सेज यूज़ किए गए हैं इस पूरी पिक्चर में उसको जानने के लिए, या ऑप्शन 5 ऑल ऑफ अबव. तो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं लर्नर्स के? दैट इज़ ऑल ऑफ अबव. तो आंसर है ऑप्शन 5, यानी वो ये चाहता है कि उसको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी पहचानने आ जाए और वो लैंग्वेज का सोर्स भी समझ पाए और मूल्यांकन भी कर पाए और उसके साथ साथ वेराइटी ऑफ जो सोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो उसको भी रिकॉग्नाइज कर पाए. तो ये सभी लर्निंग आउटकम्स हैं लर्नर्स के, या ये जो सीखने के परिणाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ आर वेल नोन लॉ बुक्स आर धर्मा सूत्रास एंड समृतिस. दीज वेल नोन बुक्स कंटेन.
अब कुछ हमारी बुक्स हैं, धर्मा, सूत्रास और स्मृतिस। तो इस बुक्स में क्या लिखा गया है? देखो, धर्म वर्ड से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। ड्यूटीज़ फॉर किंग्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीपल, क्या इन बुक्स में ये लिखा गया कि किस राजा प्रशासक को जो है क्या करना चाहिए, उसकी क्या ड्यूटीज़ है? या इन बुक्स में कानून लिखे गए हैं, लॉज लिखे गए हैं, या बोथ, दोनों ही लिखे गए हैं, ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो इन बुक्स में जो है इन राजा महाराजाओं के ड्यूटीज़ लिखी गई है, इनके धर्म लिखे गए हैं। तो आप इस वर्ड से इसका आंसर याद रख लो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मेक टेक्स्ट बुक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिलीजन एंड सोशल ग्रुप्स। अब जो टेक्स्ट बुक्स है, जो आपके पाठ्य पुस्तकें हैं, उनको जो है रिप्रेजेंट, उनको जो है रिलीजियन और सोशल ग्रुप्स जो है वो रिप्रेजेंट करने चाहिए। कैसे? फर्स्ट, कंटेंट रिलेटिंग टू, कि जो कंटेंट है हर रिलीजन से रिलेटेड वो टेक्स्ट बुक्स में होना चाहिए। देन रेलेवेंट लोकल कंटेंट, जो लोकल कंटेंट है वो होना चाहिए बुक में। या थर्ड, टेक्स्ट बुक्स शुड बी रिटन, ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो हर लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए। जैसे कि शेड्यूल 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी लैंग्वेजेस लिखी गई हैं उतनी में वो बुक लिखी जानी चाहिए। या कॉमन इश्यूज अमंग रीजन्स मस्ट बी हाईलाइटेड, या जितने भी कॉमन इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, वो हाईलाइट होने चाहिए बुक में, ताकि पता चल सके कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है या कौन से मुद्दे रहे हैं पुराने टाइम में, वो समझने के लिए। तो टू मेक टेक्स्ट बुक्स रिप्रेजेंटेटिव, या टेक्स्ट बुक्स में जो है रीजन्स और सोशल ग्रुप्स के बारे में जानने के लिए क्या चूज़ करोगे आप? जल्दी से आंसर बताओ। तो आंसर क्या इसका? ऑप्शन डी। मतलब जितने इश्यूज हैं रीजन से रिलेटेड वो हम इसमें हाईलाइट करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपके राज्य में, आपके एरिया में क्या इश्यूज हैं। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ। अब ये आपको याद रखना है कि न्यूमिस्मेटिक किसकी स्टडी है? कॉइन्स की, पेपर मनी, टोकन, या ऑल ऑफ दीज? तो न्यूमिस्मेटिक स्टडी है ऑल ऑफ दीज। मतलब कॉइन्स, पेपर मनी, टोकन, मतलब पैसे से रिलेटेड जो स्टडी है उसको हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हु मेड कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड द थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग। तो ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में अपना योगदान दिया है, और इनकी थ्योरी है मास्टरी लर्निंग की। तो इनका क्या नाम है? पी.एस. ब्लूम, प्याचे, प्लाटो, या नन ऑफ दीज? तो ये जो अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, इनका क्या नाम है? बी.एस. ब्लूम। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर हो तो बी.एस. ब्लूम की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये जो टेक्सोनॉमी है ब्लूम की, ये 3 डोमेन्स में डिवाइडेड है। अब आप इनके नाम याद रखोगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव जो है वो नॉलेज बेस्ड है, अफेक्टिव इमोटिव बेस्ड, इमोशन बेस्ड, और साइकोमोटर एक्शन बेस्ड। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसे याद रखोगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कॉग्निटिव डोमेन किससे रिलेटेड है? फर्स्ट नॉलेज, सेकेंड इमोशन, या एक्शन, या नन ऑफ दीज? तो आंसर हो जाएगा नॉलेज। तो कॉग्निटिव रिलेटेड है नॉलेज से, आपके ब्रेन से। अफेक्टिव रिलेटेड है अफेक्शन से, लव, प्यार, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स। साइकोमोटर रिलेटेड है आपके मूवमेंट से। ठीक है, साइकोमोटर मीन्स आपके मूवमेंट से रिलेटेड, फिजिकल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। तो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उनके 3 डोमेन्स ये लिखे हैं यहाँ। ठीक, उसके बाद जो ओरिजिनल ब्लूम की टेक्सोनॉमी थी उसमें 6 कैटेगरीज हैं: नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन आना डिफ़िकल्ट है कि आपसे 6 कैटेगरीज पूछ ले कौन सी है, बट ये याद रख लो कि ओरिजिनल ब्लूम की टेक्सोनॉमी में कितनी कैटेगरीज थी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लो लिख दे 6 है, 9 है, 3 है, या 1 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ये याद रख लो कि 6 डेवलपमेंट कैटेगरीज थी। और ब्लूम की टेक्सोनॉमी से आपको क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। ये वो 6 कैटेगरीज हैं
इन पे क्वेश्चन आना नहीं डिफ़िकल्ट है, मैं कहूँगी क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है तो याद रखो इसे, क्योंकि सीटेट में भी ये बहुत काम आएगा। इसका फर्स्ट स्टेज है क्रिएटिंग, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन क्रिएट करोगे, ठीक है, इनोवेटिव वे में। फिर इवैल्यूएट करोगे, जजमेंट करोगे, मूल्यांकन करोगे, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करोगे, हर पार्ट को एनालाइज करोगे, कॉन्सेप्ट को पार्ट्स में तोड़ के, फिर अप्लाई करके देखोगे उस नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग अ सेंस ऑफ व्हाट यू हैव लर्न, कि जो आपने समझा है क्या वो सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा, एंड उसको रिकॉल करोगे, याद रखोगे, रिमेंबरिंग, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ रहा डिफिकल्ट है, आई वुड से आप इसको स्किप भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का क्या मतलब है? अरेंजिंग थिंग इज इन लाइंस, अरेंजिंग थिंग इन सर्कल, अरेंजिंग थिंग इन ग्रुप, या इट इज़ अ फील्ड ऑफ साइंस। तो टेक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है? टेक्सोनॉमी का मतलब है अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ब्लूम हैज़ क्लासिफाइड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ब्लूम ने एजुकेशन और इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसके अंडर दिए, कौन से डोमेन में दिए? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव, या साइकोमोटर। तो ब्लूम के जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो किस डोमेन में है? दैट इज़ डी, ऑल ऑफ दीज। तो सभी में आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन सोशल साइंस रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ प्रेफर्ड टू रूटीन टीचिंग बिकॉज। अब सोशल साइंस में रिफ्लेक्टिव टीचिंग को प्रेफर किया जाता है रूटीन टीचिंग से, बिकॉज सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील शिक्षण है, दैट इज़ इट इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग को क्यों प्रेफर किया गया है? क्योंकि वो अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है, और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ, परिस्थितियों के साथ साथ जो है ये जो सोशल साइंस है दैट इज़ अनरिस्पॉन्सिव। सेकंड, सोशल साइंस जो है वो ये बताती है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी, एनालिसिस और सोशल अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करती है, या एक न्यू आइडिया है जो पॉपुलर है, या इट इज़ गाइडेड बाय ट्रेडिशन एंड हैबिट। मतलब सोशल साइंस में जो है परंपराएं बताई गई हैं, तो इसलिए रिफ्लेक्टिव टीचिंग को प्रेफर किया जाता है। तो क्वेश्चन 26 में रिफ्लेक्टिव टीचिंग सोशल साइंस में इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, एनालिसिस करना इजी है, एंड सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं विच वन इज राइट इन रेफरेंस टू सोशल साइंस एंड एलिमेंट्री लेवल। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सोशियोलॉजी, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। आगे से क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है कि कौन सा रेफरेंस आप एलिमेंट्री लेवल पे जो है यूज़ करोगे सोशल साइंस पढ़ाने के लिए। तो आंसर क्या है? पहले हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर सिविक्स, और फिर सोशियोलॉजी पढ़ाई जाएगी। आप इसको कोड वर्ड में याद रख लो, HGS। HCS होता है ना, HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज, तो आप HGS याद रख लो, ठीक है। सी की जगह यहाँ जी ले आओ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Introduction of comprehensive and continuous evaluation has made the evaluation system। अब कॉम्प्रीहेंसिव और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लो। CCE की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रीहेंसिव कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, ठीक। ये पूछा जा सकता है CCE की फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। इस इवैल्यूएशन ने इवैल्यूएशन सिस्टम को क्या किया है? फर्स्ट, मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ द इंटायर पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड। मतलब इस इवैल्यूएशन से जो है हमें बच्चे की पूरी व्यक्तित्व के बारे में जो है पता चल जाता है। सेकेंड ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स, या ये जो इवैल्यूएशन की जो थ्योरी है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है कि इसमें बड़ी सारी डिटेल्स चाहिए। या थर्ड, वेग एज एग्जैक्ट रैंक ऑफ स्टूडेंट कांट बी फाउंड। या फिर ये जो है
CCE जो है वेग है, मतलब धुंधली सी थ्योरी है, इसके बारे में पूरी तरह से नहीं पता, क्योंकि एग्जैक्ट रैंक हम बच्चे की नहीं ढूंढ सकते ये इवैल्यूएशन करके। या डी मोर कॉम्प्रिहेंसिव, या फिर ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ी डिटेल्ड है, ताकि हम बच्चे का जो एनालिसिस है पूरी तरह से कर सके। स्कॉलिस्टिक एरियाज़ में 2 एरियाज़ होते हैं, स्कॉलिस्टिक और नॉन स्कॉलिस्टिक। स्कॉलिस्टिक मीन्स जो पढ़ाई से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन 28 में क्या पता चला कि जो कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है वो क्या है, वो मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ एंटायर पर्सनालिटी। मतलब अगर आप CCE कर लेते हो, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कर लेते हो किसी बच्चे का, तो आपको एंटायर पर्सनालिटी उस बच्चे की, उस चाइल्ड की जो है पता चल जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द अपर प्राइमरी स्टेज ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स टुगेदर हेल्प इन द फॉलोइंग। अब अपर प्राइमरी स्टेज में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स क्या करती है? डेवलपिंग अ पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग प्लूरालिटी, डेवलपिंग नॉलेज ऑफ प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट, या अंडरस्टैंडिंग ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो ज्योग्राफी और जो इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, वो आपको ये समझाती है कि एनवायरनमेंट के इश्यूज़ क्या हैं, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है और डेवलपमेंट कैसे हो रही है कंट्री में, या वो आपको बड़े सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करती है, या वो आपको नॉलेज देती है प्लेसेस और एनवायरनमेंट के बारे में, या फिर वो ये बताती है कि अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली, मतलब लिमिट में यूज़ करो, कम यूज़ करो। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको क्या सिखाते हैं, ये आपको एक नॉलेज देते हैं एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के ऊपर, यानी आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है चूज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स सोशल साइंस। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो सोशल साइंस को डिस्क्राइब करती है वो क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर अचीवमेंट्स, मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उसकी अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे पर्टिकुलरली, जैसे मैं एक राजा महाराजा की बात करूँ और उसी की हम बात करते जाए, तो क्या ये सोशल साइंस है? या फिर स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ पीपल इन अ कॉन्टेक्स्ट, या फिर हम लोगों के संबंधों की बात करते हैं, या स्टडी ऑफ फिजिकल मैटर यानी भौतिक पदार्थ, या स्टडी ऑफ स्पेस एंड क्वांटिटी। तो अप्रोप्रिएट जो डिस्क्रिप्शन है सोशल साइंस का वो क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ पीपल इन कॉन्टेक्स्ट, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड। तो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शंस के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, या नन ऑफ दीज। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को क्या बोला जाता है? एपिग्राफी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी क्या है? स्पेस रिलेटेड। एस्ट्रोलॉजी क्या है? ज्योतिष विज्ञान। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट्स इज वाइटल एज इट। अब सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये एनेबल करता है बच्चों को, पहला इवैल्यूएट इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट, ये बताने के लिए कि भाई ये जो है पास्ट की घटनाएं हैं ये अतीत में हुआ था, या ये बताने के लिए कि नेचुरल रिसोर्स को कैसे कंजर्व करो, कैसे बचाओ, या लर्न डिटेल्स अबाउट डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के बारे में बताता है, लोकतंत्र के बारे में, या सोसाइटी के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी देता है। तो सोशल साइंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या करता है वो? आई गेस अभी तक तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है समझ आ गए होंगे कि कैसे मार्क करने हैं। अच्छे से जो है ऑप्शंस पढ़ो और देखो कि कौन सा सूटेबल है। तो स्टडी ऑफ सोशल साइंस इज़ वाइटल बिकॉज वो आपको सोसाइटी और एनवायरनमेंट की जो है नॉलेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर कैन ऑर्गेनाइज अ मॉक पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या होती है? आपने देखा होगा राज्यसभा, लोकसभा, टीवी में कभी आपने डिबेट सुनी हो। तो एक टीचर क्या करेगी? एक मॉक पार्लियामेंट क्लासरूम में करती है, मतलब आधे बच्चे इधर बिठा देगी, आधे उधर दूसरी साइड बिठा देगी, ठीक है। बीच में जैसे हमारे स्पीकर होते हैं पार्लियामेंट में, वैसे ही टीचर को आप स्पीकर मान लो। तो ऐसा करने से वो क्या कर रही है? वो चांस दे रही है यंग लर्नर्स को, मतलब बच्चों को, कि आप आगे आओ और इंडिया में या किसी भी कंट्री का अगर वो इशू बता रही है उस पर बात करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा?
लर्नर्स कैन डिस्कस टुगेदर, मतलब लर्नर्स जो है इस बारे में बात करेंगे, ठीक है, इस प्रॉब्लम के बारे में, और वेज ढूंढेंगे कि इसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसके लिए प्लान बनाएंगे। बी, दिस एक्सरसाइज विल हेल्प द लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, या इससे ये होगा एक मॉक पार्लियामेंट। मॉक पार्लियामेंट मीन्स, मॉक मतलब एक ये कह लो कि असलियत में तो आप नहीं कर सकते ना, तो मॉक मीन्स किसी का मॉकिंग तो होता है किसी का मजाक उड़ाना, लेकिन यहाँ मॉक का मतलब है नकली। दिस एक्सरसाइज विल हेल्प द लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, या इससे क्या होगा कि हर बच्चा अपना ओपिनियन रख पाएगा। जैसे अगर आज मैं एक टॉपिक शुरू कर दूँ कोरोना, तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ नेगेटिव बोलेंगे, कुछ कहेंगे कि हमने इस टाइम पे बहुत कुछ सीखा, वेरस कुछ कहेंगे कि हम तो बहुत बोर हो गए, है ना। तो ऐसे वो अपने ओपिनियंस रख पाएंगे, अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, मतलब जो वो बोल रहे हैं या जो भी वो डिसीजन लेते हैं उसमें स्ट्रेंथनिंग कर पाएंगे। कि सपोज़ अगर मैं एक ओपिनियन रेज कर रही हूँ तो मैं श्योर होंगी कि वो ओपिनियन जो है उसका इफेक्ट क्या होगा। थर्ड, डेवलप कॉपरेशन एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द व्यूज़ ऑफ अदर्स एंड प्रमोट टीम वर्क, या एक कॉपरेशन डेवलप करता है। इससे क्या होगा कि कॉपरेशन डेवलप होगा कि हर बच्चा जो है कॉपरेट करेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप चीखोगे और आपके व्यूज़ समझ आ जाएंगे टीचर को, और बच्चों को टीम वर्क के बारे में टीचर यहाँ समझाना चाहती है। तो मॉक पार्लियामेंट में टीचर एक डिबेट ऑर्गेनाइज करके क्या करना चाहती है, जल्दी चूज़ करो। दैट इज़, टीचर क्या करना चाहती है, टीचर ये चाहती है कि बच्चे को एक डिसीजन लेना आ जाए, अपने जो इश्यूज़ है वो हैंडल कर पाए, प्लान्स बना पाए, अपने व्यूज़ रख पाए और कॉपरेट कर पाए। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी। ये थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट राइट है, बीच में देख लो कि टीचिंग एड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब पढ़ाने के लिए टीचर को बहुत सारे टीचिंग एड्स चाहिए होते हैं। जैसे आपने बीएड का अगर प्रैक्टिकल दिया है, ऑब्वियसली आपने दिया ही है, तो आपने प्रैक्टिकल दिया है तो उसमें आप कुछ टीचिंग एड्स यूज़ करते हो, राइट। जैसे कुछ लोगों ने पीपीटी यूज़ करी, पीपीटी से पढ़ाया, कुछ ने एक स्टिक यूज़ करी, बोर्ड यूज़ किया, चौक यूज़ किया, उससे पढ़ाया, कुछ ने मार्कर यूज़ किया, बोर्ड यूज़ किया। तो वो आपके टीचिंग एड्स है जिनकी आप सहायता लेके, हेल्प लेके पढ़ा रहे हो। तो टीचिंग एड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, टीचिंग एड जो है वो अप टू डेट होना चाहिए, मतलब जो आजकल चल रहा है वो होना चाहिए। टीचिंग एड बड़ा ही सिंपल होना चाहिए और इम्प्रोवाइज होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब इम्प्रोवाइज मतलब बेहतर होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। इम्प्रोवाइज मतलब किसी चीज़ को बेहतर करते जाना। टीचिंग एड्स जो है एग्जैक्ट और ट्रुथफुल, मतलब सच्चाई होनी चाहिए उसमें। और टीचिंग एड शुड बी इन्फॉर्मेटिव, मतलब जो भी आप एड यूज़ करो उसमें इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, बच्चों का मेंटल लेवल इंप्रूव हो रहा हो। सपोज अगर आज मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ पीडीएफ से ये बनाकर, एक प्रेजेंटेशन बना के, सॉरी पीपीटी, तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके तक आपको जो है पहुंचा रही हूँ, तो इससे आपका मेंटल लेवल इंप्रूव हो रहा है, राइट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग एड के। इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि टीचिंग एड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स कितनी तरह के हैं, ऑडियो विजुअल या ऑडियो विजुअल। ऑडियो एड्स कौन से होते हैं, जो आप सिर्फ सुन सकते हो, आपका हियरिंग सेंस इन्वॉल्व होगा, जैसे टेप रिकॉर्डर से सुनना। लैंग्वेज लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे आपको ले जाया जाएगा और आपके कान में ईयरफोन्स डाल देंगे और आप अपना अपना जो है सुनोगे। विजुअल एड्स, जहाँ पे आप देख कर जो है सीखोगे, जैसे चॉक बोर्ड का यूज़ करना, चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड्स, मैप्स का यूज़ करना। या ऑडियो विजुअल एड्स, ये एड्स वो होते हैं जो लर्नर्स को हेल्प करते हैं, जहाँ पे आप देख भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो, मतलब दोनों चीज़ें आ गई। तो दीज एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स से क्या होता है, आपको हेल्प मिलती है आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को डेवलप करने में। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, आप देखो ऑडियो एड्स पूछ लेगा पहले तो कौन कौन से है मार्क करो, विजुअल एड्स दे देगा कौन कौन से मार्क करो। विजुअल एड्स आप किस ऑर्गन को इन्वॉल्व करते हो, ठीक है, आइज़ को। ऑडियो विजुअल एड्स में कौन से स्किल्स डेवलप होते हैं, कौन से डोमेन डेवलप होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, सभी डोमेन्स आपके डेवलप होते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड। अब टीचर जब टीचिंग एड सेलेक्ट करती है तो वो क्या ध्यान रखेगी, पहला वो ये ध्यान रखेगी, क्योंकि टीचर को खुद को नहीं पढ़ना है, टीचर ने तो पढ़ लिया, वो उसे बच्चों को पढ़ाना है। तो टीचर जो टीचिंग एड यूज़ करेगी वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ये क्वेश्चन बन गया कि टीचिंग एड शुड बी डैश, तो चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, या थर्ड फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो टीचिंग एड्स क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब जिसको बच्चे को ईजी हो जो चीज़ समझने में, उससे टीचर को जो है समझाना चाहिए। सेकेंड, teaching aids order should be selected in such a way that is able to fulfill the education objectives। तो टीचिंग एड ऐसा होना चाहिए जिससे एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव, उसके जो महत्व है वो पूरा हो सके, जो उसके एम्स है।
टीचिंग एड शुड सेलेक्ट, तो टीचिंग एड जो है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया चाइल्ड सेंटर्ड, एक यही क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन रहा है कि टीचिंग एड शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। अब टीचिंग एड ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे क्यूरियस हो कि हाँ, अगर सपोज़ मैं एक लैब में लेके जाऊँ बच्चों को और वहाँ पे मैं एक मूवी चला दूँ और मैं समझाऊँ कि ये बैटल ऐसे हुई थी, तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा ना उसे देखने में। तो ऐसा होना चाहिए टीचिंग एड। एंड शुड बी सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट रीइंफोर्सेस द लर्निंग, मतलब इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे को समझने में ईजी हो। ठीक, एक बार रिवाइज करो। अब कह रहे हैं एडवांटेजेस क्या है टीचिंग एड्स की। टीचिंग एड्स हेल्प करता है कि आप जब मैं सपोज़ अब ऐसे पढ़ा रही हूँ, अगर मैं सपोज़ इस पेन का यूज़ नहीं कर रही तो कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा बीच में, राइट। तो टीचिंग एड हेल्प करता है लर्नर्स की अटेंशन सीख करने में। टीचिंग एड हेल्प करता है क्लास को इंटरेक्टिव बनाने में, क्लास में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने में। और टीचिंग एड हेल्प करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मीट करने में। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। टीचिंग एड शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड टीचिंग एड कैसा होना चाहिए, टू मीट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब हर बच्चे के जो है अपने स्किल्स, अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि टीचिंग एड से हर स्टूडेंट का जो है फ़ायदा हो, उसे समझ आए और उसके अकॉर्डिंग हो वो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चूज द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल, ग्रुप, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ अबव। तो याद रखो प्रोजेक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, दैट इज एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो आप अकेले बनाते हो और एक ग्रुप प्रोजेक्ट जिसके अंदर एक समूह होगा, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल या स्टूडेंट्स होंगे, दैट इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज अ डॉक्यूमेंट। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो डॉक्यूमेंट है दैट सीक्स टू प्रोवाइड फर्स्ट a framework within which teachers and schools can choose and plan experience that they think children should have। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्या वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें टीचर्स ने या स्कूल ने क्या किया, एक प्लान बनाया है कि इस तरह से जो है बच्चे को पढ़ाया जाएगा। दूसरा, क्या एनसीएफ एक डॉक्यूमेंट है या एक प्लान है या इसमें से कुछ भी नहीं है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक फ्रेमवर्क बताया गया है कि किस तरह से टीचर और स्कूल चूज़ करेगा प्लान और किस तरह से बच्चे को जो है पढ़ाया जाएगा। सो दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 37 में कह रहा है कि एनसीएफ डिफर करता है करिकुलम से, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिफर करता है करिकुलम और सिलेबस से। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, ऑन लिमिटेड एस्पेक्ट्स, कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो करिकुलम और सिलेबस से अलग है, तो वो गाइडलाइंस देता है। किसके ऊपर देता है, तो किसके ऊपर देता है वो गाइडलाइंस देता है ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 कह रहा है अर्लियर एनसीएफ्स वर बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी। जो पहले के जो एनसीएफ थे वो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी पे बेस्ड थे, व्यवहारवादी मनोविज्ञान। बट जो 2005 का एनसीएफ है वो किस पे बेस्ड है, मार्क्सिस्ट थ्योरी पे, डीकंस्ट्रक्टिव सिद्धांत पे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे, या नन ऑफ दीज। तो एनसीएफ जो है वो किस पे बेस्ड है, दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, कंस्ट्रक्ट करना कुछ, ठीक, कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट करना, दैट इज एनसीएफ किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल स्टडीज़ टीचिंग। तो मेन ऑब्जेक्टिव सोशल स्टडीज़ को पढ़ाने का क्या है, बच्चों के अंदर एक नेशनलिज्म का स्पिरिट लाना, एक जोश लाना राष्ट्रवाद का, या स्पिरिट ऑफ प्रोविंशियलिज्म, या स्पिरिट ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर ही स्थान का स्पिरिट लाना, या कास्ट का स्पिरिट लाना, जातिवाद की भावना लाना। तो सोशल स्टडीज़ आपको किस लिए पढ़ाई जाती है, आपके अंदर नेशनलिज्म लाने के लिए। आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी कंट्री के लिए, तो आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए जो है सोशल स्टडीज़ पढ़ाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, हर पेडागोजी में पूछा जाता है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। प्लस ये सीटेट के पेपर 1 का क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लर्निंग प्रोसेस में करते हैं, दैट इज़ आईसीटी, आईटी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर क्या है? आईसीटी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स वुड बी इफेक्टिव इन सोशल साइंस। तो कौन सा मेथड इफेक्टिव है, कामयाब है सोशल साइंस में? एंश्योर दैट लर्नर्स मस्ट हैव लर्न द कंटेंट, कि आप क्या करो, रिपीट बार बार टेस्ट लेती रहे टीचर और ये देखती रहे कि बच्चों को जो उन्होंने पढ़ाया है वो लर्न हो गया कि नहीं हुआ, या बच्चों को ग्रेड दे। ग्रेड्स मतलब जैसे ग्रेड्स नहीं मिलते ए बी सी, तो कि आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो ए ग्रेड, कम किया तो बी, और लो किया तो सी, या उससे लो तो डी। एंगेज लर्नर्स इन क्रिटिकल एंड थॉट प्रोवोकिंग एक्टिविटीज़, या फिर बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे डिबेट्स करा के, ऐसे थॉट प्रोवोकिंग एक्टिविटीज़ जिसमें उनका दिमाग लगे, ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज कराएं, या फिर होम असाइनमेंट्स देना। तो कौन सा टीचिंग मेथड इफेक्टिव है सोशल साइंस में? दैट इज़ ऑप्शन सी, कि बच्चों को एक्टिवली एंगेज कराया जाए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ताकि उन्हें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं या हमारा फ्यूचर क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जब सोशल साइंस पढ़ते हैं तो उनका इतना इंटरेस्ट बैठ जाता है कि वो वही डिसाइड कर लेते हैं कि उनको आईएएस करनी है। क्योंकि उसमें सब कुछ क्या पढ़ाया जाता है, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड। While teaching in the classroom, any kind of work that involves 2 or more elements is a form of। अब 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जब आप इन्वॉल्व करोगे क्लासरूम में पढ़ाते हुए तो उसे क्या कहेंगे? कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव वर्क या कोलैबोरेटिव एफर्ट। कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग। जैसे सपोज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सपोज़ एक और मैम मेरे साथ आ जाए और वो भी पढ़ाए, तो वो हो गया कोलैबोरेशन, मिल जाना, जुड़ जाना। तो क्योंकि हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्योंकि ये क्या है? प्रोजेक्ट, वर्क और एफर्ट। तो अगर दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्लासरूम में मिलकर, उसे बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ, हर पैडागोजी का फिक्स क्वेश्चन है ये भी, कि सिलेबस किसका पार्ट है? दैट इज़ स्कूल, स्टूडेंट, करिकुलम या पेरेंट्स। तो सिलेबस किसका पार्ट है? करिकुलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सोशल साइंस द रीसेंट एनसीएफ पोजीशन पेपर ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म एम्फोसाइज। तो सोशल साइंस में जो एनसीएफ की पोजीशन है पेपर में ऑन एग्जामिनेशन, वो क्या एम्फोसाइज करती है, किस पे जोर डालती है? ओपन बुक्स एग्ज़ाम पे, मतलब आप बुक खोल के एग्ज़ाम दो, कंटिन्यूस असेसमेंट से आपकी बार बार मूल्यांकन होता रहे, या टेस्ट परफॉर्मेंस, या फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट वाइल टेस्टिंग। तो कि मतलब जब आपका टेस्ट हो रहा है तो आपकी फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट है, आपका जहाँ मन करे वहाँ बैठ जाओ, जिसके साथ मन करे वहाँ बैठ जाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन सी, दैट इज़ रीसेंट एनसीएफ किस पे बेस्ड है? टेस्ट परफॉर्मेंस पे। आप लोगों का क्या होता है टेस्ट, जैसे अभी रिसेंटली एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम्स को ही बोला गया टेस्ट, तो टेस्ट परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। वाई इज़ इवेल्युएशन डन, इवेल्युएशन क्यों की जाती है? ये भी हर पैडागोजी का फिक्स क्वेश्चन है, प्लस पेपर 1 सीटैट का फिक्स क्वेश्चन है। इवेल्युएशन क्यों की जाती है? टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या बच्चों को ग्रेड्स देने के लिए, या एक अच्छे कॉम्पिटिशन को इनकरेज करने के लिए। तो हम क्यों करते हैं मूल्यांकन? दैट इज़ टू इवेलुएट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ताकि टीचर को ये समझ आ सके कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है, और उसके हिसाब से वो अपनी टीचिंग मेथड्स या अपने टीचिंग एड्स को चेंज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेसन प्लान सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। तो लेसन प्लान क्या पर्पस सर्व करता है, क्या उसका उद्देश्य है? सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड इन द क्लास, मतलब अगर मैं आपको लेसन दे रही हूँ तो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा क्लास में। या साइकोलॉजिकल टीचिंग या मनोवैज्ञानिक शिक्षा, या टीचर कैन स्टिक टू इस कंटेंट, या फिर टीचर अपने कंटेंट पे ही रहेगी, या ऑल ऑफ अबाउट। तो लेसन प्लान क्या करता है? लेसन प्लान सब पे फोकस करता है, दैट इज़ सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट भी देता है,
मनोविज्ञान का आपको टीचिंग भी देता है, आपको नॉलेज भी देता है, और टीचर अपने कंटेंट पे भी स्टिक रहती है। सपोज़ अगर मैंने प्लान किया अगर मुझे आज सोशल साइंस की पेडागोजी पढ़ानी है तो मैं अपने कंटेंट पे रहूँगी ना, मैं सोशल साइंस में साइंस तो नहीं पढ़ाऊँगी। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिकल फिल्म्स आर यूजफुल इन सोशल साइंस टीचिंग एज दे। अब सोशल साइंस में हिस्टोरिकल फिल्म्स बड़ी काम की है। जैसे सपोज़ अगर मैंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा और मुझे कुछ याद नहीं रहा, तो एक फ़िल्म आई थी ना मणिकर्णिका, तो अगर मैं उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी हिस्ट्री के बारे में कि रानी लक्ष्मीबाई अच्छा ऐसी थी, उनके हस्बैंड का नाम ये था, उन्होंने ये किया था, कौन सी लड़ाई लड़ी थी। तो क्यों यूज़फुल है हिस्टोरिकल फिल्म्स? क्योंकि वो हमें ये सिखाती है टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम, या एक एंटरटेनमेंट के लिए हमने देख ली, या फिर टू पोर्ट्रे हिस्ट्री एज अ फिक्शन, मतलब हिस्ट्री दिखाने के लिए, या ब्रिंग अलाइव वेरियस रीजंस, वेरियस डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक सोशल सेटिंग, या वेरियस सोशल सेटिंग्स को जो है दिखाने के लिए, उस मोमेंट को दोबारा रीलिव करने के लिए आपको दिखाया जाता है। तो हिस्टोरिकल फिल्म्स जो है वो क्यों दिखाई जाती हैं? क्या ताकि वेरियस डायमेंशंस जो है उस स्पेसिफिक सोशल सेटिंग के, जब उस टाइम पे वो युद्ध हुआ था, वो सब हुआ था, आपके सामने पेश करने के लिए। दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर हो रहे होंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा और बेयर कर लो, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल इन अ सोशल साइंस क्लासरूम विल इन्वॉल्व। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग और जो रेमेडियल टीचिंग की जाती है क्लासरूम में, उसमें क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक डिफ़िकल्टी ऑफ स्टूडेंट, वो इसलिए की जाती है कि एक पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी लेवल बच्चे का देखा जा सके, या बहुत सारा मटेरियल दिया जा सके बच्चे को पढ़ने के लिए, या अपॉर्चुनिटी दी जा सके कि आप भी बच्चे डिस्कस करो, या करेक्टिंग दी एरर्स, या बच्चे के एरर्स को इंस्टेंटली आप करेक्ट कर सको। तो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग किस लिए होती है क्लासरूम में? स्पेसिफिक डिफ़िकल्टी देखने के लिए। सपोज़ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्लास में, तो टीचर उस चैप्टर को रिपीट कर पाए, तो इसलिए होती है डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट है एक्सपैंड ईवीएस। अब ईवीएस भी इसका एक छोटा सा पार्ट है जिसे छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ऑलमोस्ट फर्स्ट से लेके थर्ड या फोर्थ तक आपको ईवीएस पढ़ाई जाती है, और एनवायरनमेंट जो उससे रिलेटेड जो है वो ईवीएस होता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको सिलेक्ट करनी है। ईवीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एनवायरमेंटल स्टडीज। दैट इज ऑप्शन सी। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अब इसमें से जो थोड़ा अलग लग रहा है, अजीब लग रहा है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। स्लाइड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, या एपीडियोस्कोप। तो ये जो ऑड वन आउट इसमें से है वो कौन है? ब्लैक बोर्ड। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टर्स जो है या ईडियोस्कोप जो है ये आपकी न्यू टेक्नोलॉजीज़ है पढ़ाने की, वेयर इज़ ब्लैक बोर्ड ओल्ड टेक्नोलॉजी है पढ़ाने की। ठीक है, तो ये सभी टीचिंग एड्स है मेरे। तो ऑड वन आउट होता है ब्लैक बोर्ड जो एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ बच्चों ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, और अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, हम सोशल साइंस पेडागोजी रिवाइज करेंगे अपने एग्ज़ाम से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।